इन शब्दों में बहुत से लोग जो अंबेडकर जी के अनुयायी हैं वो इसको 3 शब्दों में कहते हैं, पढ़ो, जुड़ो और लड़ो। यानी पहले पढ़ो अब फिर जुड़ो, यानी एकता स्थापित करो और फिर लड़ो। तो जो थोड़ी देर आज हमें आपके बीच में रहने का जो मौका मिला है, पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम आपको केवल उन बातों की ओर आपसे बात करना चाहते हैं, राष्ट्रीय बातचीत नहीं करना चाहते, अंतरराष्ट्रीय बातचीत नहीं करना चाहते। हमारे पीटीएस के भाई यहाँ पर मौजूद हैं और केवल पीटीएस की बात करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक में जो पार्ट टाइम स्वीपर के उत्पीड़न की और शोषण की जो कहानी है वो बड़ी दर्दनाक कहानी है और आज उस कहानी को लगभग 50 साल पूरे हो गए। ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये 50 साल पुरानी कहानी है। बड़े रिसर्च के साथ पंजाब नेशनल बैंक में न केवल पार्ट टाइम कर्मचारियों का पीटीएस, वो जो हमारा कैंटीन एम्प्लॉय, हमारा चपरासी, इनका एक बहुत सुनियोजित तरीके से एक रिसर्च करके इनका निरंतर उत्पीड़न हो रहा है। और आज ये बैठक कोई सालाना बैठक नहीं है। मेरी बात में बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो कड़वी होंगी, उनको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक में आज भी कोई यूनियन नहीं है। आज लोगों के पास झंडे हैं, डंडे हैं, कोई लाल झंडे की यूनियन है, कोई पीले झंडे की यूनियन है, कोई किसी झंडे की यूनियन है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में वास्तव में कोई यूनियन है नहीं अभी तक। आज आप एक ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रहे हैं, एक यूनियन बनाने जा रहे हैं। क्योंकि यूनियन का मतलब होता है ये नहीं कि जब आपने बैंक ज्वाइन किया तो एक कागज के टुकड़े पर दस्तखत करवा लिए और 50 रुपए या 100 रुपए या 30 रुपए महीने की माहवारी बना ली। ये यूनियन नहीं होती। यूनियन वो होती है जब आपकी पीड़ा को हम अनुभव करें, हमारी पीड़ा को आप अनुभव करें। अगर 2 लोग भी आपस में मिलकर एक इस बात का संबंध बनाते हैं कि जब तुम दुखी होगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे और जब हम दुखी होंगे तब तुम मेरे साथ खड़े हो जाना, तो ये 2 लोगों के लिए यूनियन बनती है। यूनियन का मतलब होता है संयुक्त होता है। यूनियन कभी क्वांटिटी से नहीं चलती, कभी संख्या से नहीं चलती। यूनियन हमेशा क्वालिटी से चलती है। आप 10 लोग हो, मर्द हो, लड़ने की क्षमता हो, और एक तरफ 1000 लोग हो जो जनखे हो, हिजड़े हो, उनसे 10 लोग अच्छे होते हैं, उन 1000 लोगों से जो तमाशबीन होते हैं। आपकी लड़ाई आज से हम नहीं लड़ना है। एक लड़ाई हमने लड़ी जो सबसे आज से भी कमजोर लोग हैं, कैंटीन वाले, जो बैंक जब से खुलती है और रात को जब तक बंद नहीं होती तब तक साहब को चाय पिलाते हैं। यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई और क्योंकि सच बोलना हमारी आदत है, इसलिए उस लड़ाई से जो हम हासिल करना चाहते तो वो तो नहीं हासिल कर पाए। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक वहां पर हार गई। हमने 200 लोगों के कैंटीन कर्मचारियों की वजह से लड़ाई शुरू की थी। हाई कोर्ट से जीते, एग्रीकल्चर से जीते, डिवीजन बेंच से जीते, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब देश की बड़ी अदालत है, उसके खिलाफ बोला नहीं जा सकता, लेकिन हम कहते हैं उसने केवल उन 200 लोगों को की लड़ाई लड़ी जा रही थी पूरे देश को, और उनको हमने पूरी तनख्वाह पे चपरासी बनवाया था और सुप्रीम कोर्ट से आज वो लड़ाई भी हमें, जब आपकी लड़ाई से खुद कर पाएंगे तो हम जहां पर चूक गए, क्योंकि हम ये मान के नहीं चलते एक लड़ाई आपकी असफल हो गई तो इसका मतलब असफलता कोई परमानेंट है। बच्चा जब
पैदा होता है और चलना शुरू करता है, 5 बार गिरता है तब वो पैदल चल पाता है। कहीं कमी रह गई, उस कमी को फिर से दूर करेंगे, फिर से लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे। इस तरीके की भावना के साथ अगर आप लड़ेंगे तो आप सफल होंगे। और आज जैसा कि सब लोग आज कह रहे थे कि इसको कमजोर कर दो, उसको कमजोर कर दो, हम किसी कमजोर को अंधे की लड़ाई को नहीं लड़ रहे, किसी को कमजोर नहीं करना चाहते। हम अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं। हम इतने मजबूत बन जाए, हमारी ताकत इतनी मजबूत बने कि हमारे किसी साथी की ओर अगर कोई आंख उठे, अगर हिमाचल में किसी का उत्पीड़न हो तो बंबई में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में उसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए। वहां पे ये होती है। आपका देखिए, आपके साथ अब कुछ कैसी कैसी चीजें हुई हैं, हम आपको उनका बताते हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में खुद बैठक करके एक कानून बनवाया कि जितनी चपरासियों की वैकेंसी होगी उसकी 25% ऐसे सफाई कर्मचारियों से भरी जाएगी जो हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा को पढ़ सकते हो, लिखना नहीं, केवल पढ़ना। ऐसे लोग 25% सफाई कर्मचारियों के वर्ग से चपरासी बनेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप सोच के देखो तो ये अगर 25% बने तो एक दिन सारे के सारे लोग फुल टाइम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक में क्या हुआ, इसका क्या अर्थ निकला? जो यहाँ हमारा फुल टाइम का स्लीपर होता था उसका नाम बदल देते थे, फुल टाइम से स्लीपर वो चपरासी कर देते थे। अब 25% का कोटा पूरा कर देते तो सरकार को बता देते थे कि भाई ये हो। और दूसरा, अभी आप में से कोई 1/2 होगा, कोई 3/4 होगा। आपका फिटमेंट कैसे होता है जरा ये देख लो। 1100 से 2200 स्क्वायर फीट 1/3, और इसके घंटे में कितनी दूरी, मतलब 6 से 13 घंटे निर्धारित काम का समय, 6 से 13 घंटे। और कारपेट एरिया 1100 से 2200 स्क्वायर फीट। 1/2 के लिए 2201 से 3300। और काम के घंटे 13 से 19। फुल टाइम के लिए 1900 से ऊपर और 2800 काम के घंटे पूरा। अब आप देखिएगा जो हम बात कर रहे हैं, 1100 से 2200 के बाद में, यानी 2200 मैक्सिमम है ना, तो 2200 से 3300 कितना देना हुआ? 1.5 गुना। 3300 से 5000 कितना? 1.5 गुना। काम के घंटे में देख लो, 13 से 19 1.5 गुना, 19 से 29 1.5 गुना। तो जब आप 1/3 से 1/2 में जाओ, या 1/2 से 3/4 में जाओ, या 3/4 से फुल टाइम में जाओ, तो जितने प्रतिशत हमारा काम करने का क्षेत्र बढ़ता है, जितने हमारे काम के घंटे जितने गुना बढ़ते हैं, तनख्वाह भी तो उतने ही गुना बढ़नी चाहिए ना। बढ़ती है? नहीं बढ़ती ना। क्यों नहीं बढ़ती है? तो एक वो नया तरीका ले आए। अंग्रेजी में एक शब्द है नोशनल। तो नोशनल का मतलब होता है अनरियल, इमेजिनरी, स्पेकुलेटिव, काल्पनिक। यानी अगर ये 1/2 में भर्ती हुआ होता तो आज इसकी तनख्वाह कितनी होती, इसका एक अंदाजा लगाना। इसका कोई गणित नहीं, इसका एक अंदाजा लगाना। अगर ये 1/2 में आता तो उन्होंने इसका क्या मतलब निकाला नोशनल का, कि अगर आप 3 साल 1/3 पे काम किए हो तो बराबर 1 साल। अगर 1/2 पे आपने 2 साल काम किया है तो ये बराबर 1 साल। यानी आपकी नौकरी हो गई पंजाब नेशनल बैंक में 5 साल और गिनती में गिने गए 2 साल। आज पीढ़ी बदली है,
जब 2007 में हम आपकी लड़ाई को लड़ने चले थे, 200 लोगों की एक अधिवेशन किया था पार्ट टाइम स्वीपर का। सब जो क्वालिफिकेशन होती थी कक्षा 4 पास, कक्षा 5 नहीं फेल मतलब पास होना चाहिए। आज हाई स्कूल नहीं, पास होना चाहिए, इतनी हो गई। ऐसा भी क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? इसका वजह क्या है? आज हमारे पास कुछ ऐसे पीटीएस हैं जो ग्रेजुएट हैं। हमारे कानपुर सर्किल में 2 है, एक लड़की मेरठ में थी, वो डर गई। भाई आजकल डर का माहौल तो बहुत जल्दी बनाया जाता है। आप ब्रांच में कुछ भी अगर अन्याय के खिलाफ बोलोगे तो आपको सावर्धन करने वाले लोग कम मिलेंगे, ये कहने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। ये आवाज मत उठाओ, अगर आवाज उठाई तुमने तो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और आज हम आपसे एक वायदा करके जाते हैं कि अगर आप ईमानदारी से जितनी आपको तनख्वाह मिलती है और जितना आपका निर्धारित समय है, क्योंकि आप तो सीसी कैमरा लगे हैं, आपका काम जो है वो सीसी कैमरे में दर्ज होता है। अगर हमारे किसी के साथ कोई आंख उठेगी या कोई भी गलत काम होगा, अगर आपका ट्रांसफर होता है 24 घंटे में आप वापस आओगे और कलम की ताकत से आओगे और अपनी ताकत से आओगे, कमलेश चतुर्वेदी की ताकत से नहीं आओगे। आज आप अपने साथियों से पूछो, आज हमारा मनोज जाता है करनाल में अपना मुकदमा लड़ने, आज राकेश जाता है अपना मुकदमा लड़ने, आज रोहित जाते हैं अपना मुकदमा लड़ने। ये पार्ट टाइम स्वीपर अपनी लड़ाई को खुद लड़ रहे हैं। कल तक इसी पीटीएस के अंदर एक भी आदमी ऐसा नहीं निकलता था जो कहे हम आगे बढ़ के लड़ना चाहते हैं। आप मेरी बात आज मानो या न मानो, आज से 2 साल जब बीतेगा तो पंजाब नेशनल बैंक में पार्ट टाइम स्वीपर से इतने अच्छे नेता उभर कर सामने आएंगे कि आप ताज्जुब करोगे कि ये कमजोर कौम कितनी ताकतवर कौम है। आपके बीच से लोग निकल कर आएंगे, आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर केवल एक कमी है जिसकी कोई हैसियत नहीं। क्योंकि यूनियन में हैसियत किसकी होती है? सदस्य की होती है। अगर आप हमको नेता मानोगे तो हम नेता हैं, अगर आप हमको नेता नहीं मानोगे तो हम नेता नहीं है। अब यूनियन में चुनाव होना चाहिए और सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप सीक्रेट बैलेट से अपना नेता चुनते हो तो उस नेता को हमेशा इस बात का अंदेशा रहता है कि जब अगली बार चुनाव लड़ेंगे हमको वोट नहीं देंगे, तमीज से बात करेगा। आज आपका नेता, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि जितनी बार आप उनका नाम लोगे ताकत बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी एक हैसियत बनेगी। उनकी कोई हैसियत नहीं है आपके मुकाबले में, आप ताकत है। आपने खाम में किसी एक आदमी को एक अवतार के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में मान्यता दे दी। आप की सीढ़ी चढ़कर आप देखो, एक हमारा पार्ट टाइम स्वीपर का आपने देखा होगा, सुना होगा, व्हाट्सएप पर आया, ऑडियो आया, उसने कहा सर हम वहां ट्रांसफर लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पार्ट टाइम स्वीपर का ट्रांसफर नहीं होता, ये नेताजी कह रहे हैं। अरे भाई नेता हो, तुम्हारा काम तो यह है कि तुम मैनेजमेंट से कहो कि हमारा मेंबर इस जगह से वहां जाना चाहता है, मैनेजमेंट ना करे कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा काम तो यही है ना कि तुम्हारी आवाज को उठाओ। अभी एक घटना घटी, अभी कल का आपने एक पत्र देखा होगा कि आप सिटी लेवल पर नहीं, सर्किल लेवल पर सीनियरिटी और अब ट्रांसफर होंगे। इसके पीछे कहानी क्या है आप देखना चाहोगे तो लिखित में है। और रोहित जो मेरठ का है, बहुत से लोग आप जानते होंगे, आपके बीच में एक एक्टिविस्ट है। रोहित का केस लगा नोएडा में कि हम मेरठ जाना चाहते हैं, हमारी यहाँ पोस्टिंग है, यहाँ मेरठ जाना चाहते हैं। और ये बाईपार्टिट सेटलमेंट का पैरा 20.17 है, राष्ट्रीय स्तर के बाईपार्टिट सेटलमेंट का, जो ये कहता है कि
अगर कोई व्यक्ति अनुरोध करता है कि वो इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है तो उस पर विचार किया जाएगा। केवल इतने से मामले का मुकदमा लगा। बैंक का पहले जवाब आया, पहले तो यही जवाब आता है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग लड़ने जाओ, क्योंकि जब आप लड़ने जाओगे तो अपनी कमजोरी जानोगे। पहला जवाब आता है वी बैंकर पंजाब नेशनल बैंक में कोई यूनियन नहीं है, इसके सदस्य नहीं है कोई भी, ये तो कागजी संगठन है, ये है। और जब इसका पलट के बढ़िया सा जवाब चाहता है, ये राकेश गया बैंक ने कहा कि वी बैंकर कुछ नहीं है, रीजनल लेवल कमिश्नर ने कहा वी बैंकर सब कुछ है, उठा सकता है आवाज के, उठा सकता है, कहा ना। क्यों? क्योंकि वी बैंकर एक पंजीकृत संस्था है, वी बैंकर एक व्यवस्था के तहत चलता है। वी बैंकर की ताकत उसकी कलम की ताकत है। वी बैंकर कानून के आधार पर चलता है, अच्छे तरीके से लड़ाई को लड़ता है, वो लोगों को धोखा नहीं देता। नहीं तो हम भी ताली बजवाते जा सकते हैं कि आज हम जब कह दें 1 महीना तब बीतेगा जब आप फुल टाइम हो जाएंगे, आप अभी ताली बजा दोगे। हम आपसे ये ऐसा कोई वायदा करके नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी लड़ाई को लड़ना पूरी क्षमता से, पूरी बहादुरी के साथ, पूरे उसके साथ, ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरा सपना है। क्योंकि 2007 में तुम आप में से कोई भी नहीं थे, तब क्या होता था हमने आपको बताया, फुल टाइम को चपरासी नाम दे देते थे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम मांग के पार्टी स्वीपर की भर्ती होती थी। नेता लोग टेंडर भरते थे कि हम तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम निकलवा देंगे, इंटरव्यू में तुम्हारे वो करा देंगे, लाओ 50,000, लाओ 1 लाख, आपको मिलेंगे। ऐसे तमाम नेता, हम तो कई लोगों के नाम जानते हैं। एक नेताजी की तो कंप्लेंट कर दी, वो बरेली के उनके डीजीएस हैं और उनकी कंप्लेंट कर दी, वो चोरी में पकड़े गए। 42 साल वाले का 18 साल का सर्टिफिकेट बनवा दे रहे, उसको नौकरी बनवाना है तो 42 साल वाला 18 साल का हो गया। शक्ल से पता लग रहा है कि 18 साल का नहीं। तो जो आपके वो जो इलाहाबाद में लड़ाई है वो केवल फुल टाइम की लड़ाई नहीं है, उसमें ये फैसला हुआ कि अखबार में एडवर्टीजमेंट निकालना पड़ेगा और नंबरों के हिसाब से मेरिट से अपॉइंटमेंट होंगे। दुकान बंद हो गई है, वो जो 1-1 लाख रुपया लेते थे भाई 10 लोगों से ले लिया, 10 लाख आ गए। बैंक 2-3 तो रखी लेगी ना, वैकेंसी निकाली है तो 2-3 तो रखी लेगी, वो 3 लाख जेब में, बाकी के 7 लाख वापस कर दिए। ईमानदार नहीं है, 3 लाख ले भी गए और ईमानदार नहीं है, तो ये दुकान बंद हुई है। दूसरा, आपकी लड़ाई को विफल करने का एक काम किया गया, इधर आपका मामला ट्रिब्यूनल में आया, इधर उन्होंने क्वालिफिकेशन बढ़ाई, पीटीएस की तो कर दी कक्षा 4 की जगह पे हाई स्कूल, और चपरासी की कर दी इंटरमीडिएट। बड़ी विपरीत स्थिति पंजाब नेशनल बैंक ने देखी। जूनियर हाई स्कूल पास, हाई स्कूल पास, स्पेशल स्टैंड और हेड कैशियर, और उसके अंदर में काम करने वाला चपरासी इंटरमीडिएट। और कई जगहों पर आज पीटीएस ने हमारे ये स्थिति पैदा कर दी कि जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल पास अफसर और पीटीएस ग्रेजुएट शर्म से डूब मरना चाहिए जो अपने आप को नेता कहता है। उसमें हम अपने ऊपर भी कहते हैं, जब दूसरे की ओर एक उंगली उठाते हैं तो 4 मेरी ऊपर भी उठ रही है। हम शर्म से महसूस करते हैं कि इतने क्वालिफाइड हमारे पास पीटीएस आ गए पंजाब नेशनल बैंक में, और हम उनको फुल टाइम चपरासी भी नहीं बनवा पाए, तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को मालूम होगा पिछले साल एक लड़ाई लड़ रहे थे, और लड़ाई लड़ोगे और इस तरीके से लड़ोगे तो कोई ना कोई जयचंद भी निकलेगा, कोई मीर जाफर भी निकलेगा, कोई मीर कासिम भी निकलेगा। जब हम लड़ाई लड़ रहे थे, हाई कोर्ट सारे बंद थे, हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद था और उत्तराखंड वाला हाई कोर्ट खुला हुआ था। हम पूरे देश के चपरासी एक होकर कुछ संख्या में 100 कितने, और उन सब लोगों ने 600 रुपया
आपस में कलेक्ट किया था, वो हमारे पास पैसा था। तो हमने उत्तराखंड में एक रेट लगा दी, एक लखनऊ में लड़ाई लड़ रहे थे, एक उत्तराखंड में लगा दी। उत्तराखंड वाले को रोज हमारी बात होती थी, वो उसको हाईजेक कर लिया, उसको कहीं ले गए, उसको रुपयों से खरीदा या उसको डराया और उसने केस वापस ले लिया। अब आप केस वापस लेने को अपनी उपलब्धि बता रहे हो कि हमने सबको ज्वाइन करा लिया, लेकिन जिस इंटरव्यू को वो सबसे अच्छा बता रहे थे, अभी कल तक कह रहे थे कि सारी बैंकों में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बगैर होते ही नहीं है, वो इंटरव्यू तो वापस लेना पड़ा, आपकी लड़ाई की वजह से वापस लेना। अब कैसी 420 है, कागज पे आ गया, आरटीआई में आ गया। सारी जगहों पर यूनियन मैनेजमेंट के ऊपर मुकदमा लगाइए। आज आप सब ने भी मुकदमा लगाया, तो यूनियन मैनेजमेंट के ऊपर मुकदमा लगाया, लेकिन हमारी ये मांग है, हमारी ये मांग पूरी करो। पंजाब नेशनल बैंक में उल्टी नदी बह गई। 14 जनवरी को पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजमेंट ने अपनी मेजॉरिटी यूनियन के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया दिल्ली में, और उस मुकदमे में ये लिखा कि 10 बार हमारी अपनी मेजॉरिटी यूनियन से बातचीत हो चुकी है और हम लोगों के बीच में समझौता नहीं हो पा रहा है, इसलिए हुजूर हम आपके बीच सामने आना चाहते हैं कि आप हम लोगों के बीच में समझौता करा दो। और ऐसा बोलते वक्त इस बात को छुपा लिया, झूठ बोल दिया कि यह मामला कानपुर के ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है और कोई समझौता हो नहीं सकता। अब जब मुकदमा लगता है तो कोई नोटिस निकलता है, तारीख पड़ती है, तो मैनेजमेंट ने इस बात का भी ले लिया ठेका कि हम अपनी यूनियन जिसके खिलाफ मुकदमा लगा रहे हैं उसको कल ले आएंगे। अब कल आ गए भाई, नेताजी भी आ गए, मैनेजमेंट भी आ गए, और जो 10 मीटिंग में जो चीज निर्धारित नहीं हो पाई थी, जो समझौता नहीं हो पाया था, वो 15 जनवरी को एक साथ हो गया। समझौता भी हो गया, समझौते का सर्कुलर भी उसी दिन निकल गया। उसी दिन चपरासी से क्लर्क की पदोन्नति की तिथि भी निर्धारित हो गई 29 जनवरी। इधर इनका सर्कुलर आया और उसमें यह भी आया कि हमारी बैंक में एक शेर है, वो इतना बड़ा शेर है कि एक ही दिन में तीनों काम करवा देता है। जैसे ही ये इनका ये सर्कुलर आया और ये खुशखबरी इन्होंने दी, उसी समय हमने लेबर मिनिस्ट्री में ये शिकायत की कि ये पूरे देश के कानून की ऐसी तैसी हो गई, यह समझौता हो नहीं सकता क्योंकि मामला ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। तो जिन डिप्टी जो चीफ लेबर कमिश्नर थी, जिन्होंने ये समझौता कराया था, वो अपने पद से हटा दी गई, लेबर वेलफेयर सेक्रेटरी बना दी गई, और अभी कल ये दोनों लोग हमारे साथ थे। हम कल लेबर मिनिस्ट्री में फिर गए कि सर ये मैन पावर के नाम पे 420 कर रहे हैं, वो जो गलत समझौता ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर नैतिकता ना हो तो आज जैसे आप लोग कह रहे हो कि हमने इंटरव्यू खत्म करा दिया, हमें क्रेडिट ले जाए। इंटरव्यू खत्म कराने से कमलेश चतुर्वेदी खुश नहीं है, इसलिए नहीं खुश है क्योंकि जब उसमें सर्कुलर निकलता है प्रमोशन के लिए, तो वो कहते हैं कि 8 साल की नौकरी करने वाला कक्षा 8 पास वाला भी इसके लिए एलिजिबल है, कहते हैं ना। तो वो जो 8 साल वाला है वो क्या कभी क्लर्क नहीं बनेगा? अगर उसको क्लर्क कभी नहीं बनने देना है तो उसका नाम भी सर्कुलर में क्यों डाल दो? फिर कहो कि केवल इंटरमीडिएट से नीचे वाले नहीं बनेंगे, हाई स्कूल वाले के लिए इतने साल, इंटर वाले के लिए इतने साल और ग्रेजुएट वाले के लिए इतने साल। तो ये 4 हिस्से बने। 4 हिस्से में हमने कहा कि भाई 20% सीनियरिटी से बना दो। जैसे क्लर्क से अफसर बनता है तो 45% स्पेशल असिस्टेंट से बनते हैं ना, सीनियरिटी से। तो इसी तरीके से जब चपरासी से क्लर्क बनाओ तो चाहे 20% बनाओ, लेकिन जूनियर हाई स्कूल वाले को भी बनाओ।
अब इसके बाद हाई स्कूल वाले के कुछ परसेंटेज तय करो, 10% कर लो, 20% कर लो, लेकिन उसका भी कोई परसेंटेज तय करो। इसके बाद आप रिटर्न टेस्ट ले लो। अब ग्रेजुएट तो जो IBPS की क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, वही क्वालिफिकेशन यहाँ हमारा जो ग्रेजुएट चपरासी है उसको यूजर ID और पासवर्ड दिया हुआ है, वो क्लर्क के रूप में काम करता है। जब वो क्लर्क के रूप में काम करता है तो जैसे CIB और JIB पास करने पर जिस दिन से पास कर लो उसी दिन से इंक्रीमेंट मिलता है ना, तो जैसे ही हमारा चपरासी ग्रेजुएट हो जाए और उसने कम से कम 90 दिन तक आप इसे क्लर्क को किया हो तो उसी दिन से आप उसको क्लर्क बनाओ। क्यों? बाहर वाला अच्छा लग रहा है IBPS वाला, और जिसने हमारे यहाँ 8-10 साल ईमानदारी से काम कर लिया, जिसके चरित्र के बारे में, जिसके काम के बारे में, जिसके व्यवहार के बारे में पंजाब नेशनल बैंक अच्छी तरह से जानती है, तभी तो ऑफिस सेटिंग देती है। तो उसको कलर बनाने में क्यों प्रॉब्लम है भाई? एक सवाल है, इसका उत्तर आना चाहिए, कोई तार्किक उत्तर दो, कोई तर्क के साथ उत्तर दो कि यही आदमी जब तुम्हारे पास क्लर्क नहीं था तो इसने क्लर्क के रूप में साल 10 साल काम किया, और जब आज प्रमोशन की नौबत आई तो तुमको IBPS वाला अच्छा लग रहा है, अपना आदमी अच्छा नहीं लग रहा। आज जो आपकी परेशानी है और ये बात जितने लोग आपसे जुड़े हो उन तक पहुंचाइएगा कि नीचे से कैसे काम हमारी बैंक में उत्पीड़न कैसे होता है। पहले एक ब्रांच में 3-3 चपरासी होते थे, एक दफ्तरी, एक बिल कलेक्टर, एक कैशियर। आज एक चपरासी होता है। जो हमारा PTS है, अगर वो बहुत सीधा है तो मैनेजर साहब उसके ऊपर आंखें तेज देते हैं और कहते हैं कि तुमको ये भी काम करना पड़ेगा, ये भी काम करना पड़ेगा, फुल टाइम तुम रहोगे। और अगर वो थोड़ा नक्शेबाज है तो 50 रुपया या 100 रुपया हरे वाउचर, और चपरासी का काम दे दिया। चपरासी की आज लगभग 18,000 रुपए से नौकरी शुरू होती है। ठीक, 18,000 रुपए की जगह पर 50 रुपया भी हमने दिया तो एक महीने में 25 दिन बैंक खुली, 1250 रुपए में हमने 18,000 का काम ले लिया। हो गई। अब चपरासी की कमी आ गई। अब जब चपरासी की कमी आ गई तो चपरासी को क्लर्क की ऑफिस सेटिंग दे दी, उसको 2-3 हजार रुपए देने पड़े। क्लर्क की स्टार्टिंग सैलरी 26,000 27,000 है। उस 3,000 रुपए आपकी सेटिंग दी और क्लर्क का काम ले लिया और उससे वाउचर भी सिलवा लिया। उससे कहा कि तुमको वाउचर सिलना पड़ेगा, अगर वाउचर नहीं सिलोगे तो हम तुमको आपकी सेटिंग नहीं देंगे। तो बेचारा क्लर्क का काम करने के बाद वाउचर भी सिल देता है। एक ब्रांच में बच गए 40,000 बच गए ना। तो ये तो कुदरत का नियम है। अगर जो कर्मचारी होता है वो ये चाहता है कि हमें कम से कम काम करना पड़े, ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह मिले, और जो मालिक होता है वो ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम ले लें और पैसा कम से कम देना पड़े। तो जब तक ये चीज चलेगी, मैनेजमेंट तुमको फुल टाइम क्यों करना चाहेगी? क्यों करना चाहेगी भाई? अच्छा मैनेजमेंट की जगह रखते चलो। तो सोचो, जब मेरा काम 1250 रुपया में हुआ जा रहा है आपसे, चपरासी का काम हम लिए ले रहे हैं, तो हम आपको 18,000 रुपया क्यों दें? ठीक, आपकी ड्यूटी केवल जो लिखा है ना कारपेट एरिया, कारपेट ये बिछी है, कारपेट एरिया का मतलब क्या है? जमीन। अभी आया है ना कि वो शीशा भी सफाई कर दो और टेबल भी साफ करो और कंप्यूटर के ऊपर भी कपड़ा मारो। ये आपकी ड्यूटी का पार्ट नहीं है। आज बस जमीन में जाला भी साफ करना आपकी ड्यूटी में है, क्योंकि वो छत हो गई। आपका काम केवल वो है। और इसीलिए अम्बेडकर जी का नाम दिया था कि काम कोई भी छोटा नहीं होता। PTS होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। अपने मान और सम्मान को, स्वाभिमान को बचाना सीखो।
ये नहीं है समोसा मंगा दिया, एक रसगुल्ला मंगा दिया, या 10 रुपया दे दिया, या 20 रुपया दे दिया, 50 रुपए का वाउचर पास कर दिया और हमने वही वाला काम कर दिया जो हम बता रहे हैं कि पूरे दिन का काम कर दिया। नहीं करेंगे। क्यों? आप एक आंकड़ा देखो, अभी आया, हमने व्हाट्सएप पे डाला, आप सब लोगों ने देखा होगा। पंजाब नेशनल बैंक की 11,898 ब्रांचें हैं और पार्ट टाइम स्वीपर की संख्या 5,288 है। यानी आधे से ज्यादा ब्रांचों में जो पार्ट टाइम स्वीपर है वो परमानेंट नहीं है, आपसे भी बदतर स्थिति में है। उसके लिए कौन रोएगा? और ये वैकेंसी निकल रही है ना, पार्ट टाइम स्वीपर की भी निकल रही है, चपरासी की भी निकल रही है। तो आज आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती आपके संघर्ष के लिए यह है कि आप कोई भी नए चपरासी की नियुक्ति ना होने दो, उसकी रोक दो। क्योंकि अगर चपरासी की भर्ती कर लेंगे तो कल जब तुम फुल टाइम होगे तो इनके पास यह बहाना होगा कि हमारे पास चपरासी की वैकेंसी नहीं है, हमने तो अभी भर ली। इसलिए चपरासी की वैकेंसी को रोकना जरूरी है। पार्ट टाइम की इसलिए रोकना जरूरी है कि जो है 5,288 उन्हीं को अभी फुल टाइम नहीं कर पाए, तो ये जो नया ले लोगे तो इनको कैसे करोगे? पार्ट टाइम का जब आखिरी समय पे आया हाई कोर्ट में और 6 दिसंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट में तारीख है, 29 दिसंबर ट्रिब्यूनल में तारीख है। बैंक ने अभी जवाब नहीं दिया है। जिस दिन बैंक जवाब दे देगी उसी दिन हम कहना शुरू करेंगे कि अब हमको कुछ नहीं कहना है, फाइनल बहस करो, इसके ऊपर फैसला दो। कुछ लोग जो हमारे बहुत एक्टिव हैं, विश्वस्त हैं, उनको हमने मटेरियल भेजा है। हमने 40 पन्ने दूसरी जगहों से ला के दिए हैं कि क्यों हम फुल टाइम होना चाहिए। तो आज आपको चुनौती का सामना करना है और उस चुनौती में आपको लड़ाई में भागीदार बनना है। हम बार बार कह रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हर सर्किल से कितने लोग टेम्परेरी पीटीएस के रूप में काम कर रहे हैं, उनका नाम, कब से काम कर रहे हैं, उनको कितना भुगतान हो रहा है, कौन चपरासी के रूप में टेम्परेरी काम कर रहा है, कौन हमारा पीटीएस फुल टाइम के रूप में काम कर रहा है। हमने ऐसे 2 बैंकों के सर्कुलर इकट्ठा किए हैं कि उन बैंकों में अगर हमारा पीटीएस फुल टाइम काम करता है तो उसको फुल टाइम की सैलरी मिलती है, डिफरेंस ऑफिशिएटिंग के रूप में मिलता है। हमारे यहाँ तुम 85-100 रुपए में काम कर देते हो, भाई क्या बात है। हमने इसीलिए कहा हमारी बहुत सी बातें आप बुरी लगेंगी क्योंकि हम सच बोलते हैं। ये जो ऑफिशिएटिंग के जरिए लोगे ये तुम्हारा अधिकार है, तुमने पूरे दिन काम किया है। और ये जो हरे वाउचर से लोगे ये खैरात है, भीख है। भीख क्यों लेना चाहते हो? क्यों अपने सम्मान को खोना चाहते हो? अगर 6,000 रुपए में काम नहीं चलता तो 8,000 रुपए में भी नहीं चलेगा, 9,000 में भी नहीं चलेगा। चलेगा तो 18,000 में चलेगा, इससे नीचे नहीं चलेगा। तो अपनी इज्जत को सुरक्षित रखना सीखो, दूसरे के दुख में दुखी होना सीखो, दूसरों की ओर निगाह मारना बंद करो कि वो फलाने हैं, बड़े भारी हैं। वो कोई भी कहता हो कि बिना उनके तुम फुल टाइम नहीं होगे, तुमको ये साबित करके दिखाना है कि हम अपनी ताकत के बल पर फुल टाइम होंगे, क्योंकि हम अपनी क्वालियत से बैंक में आए हैं। हम किसी की खैरात में नहीं आए, हम किसी की यूनियन में नहीं आए। जब आप अपनी ताकत से चाहे 2 महीना लग जाए, 2 महीने की जगह 4 महीना लग जाएंगे, 6 महीना लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आखिरी स्थिति पे ये जो लड़ाई जीत कर लाओगे ये आपकी होगी। और अगर अपनी संख्या बढ़ाओगे तो जो लोग गए हैं मुकदमा लड़ने, हमने तो डंके की चोट पर कहा, अभी उतने तरीके से नहीं कह पाए, जब आप थोड़ी ताकत दोगे तो कहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 78% मेंबरशिप इस यूनियन की है। हमने कहा होगी हुजूर, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन ये पार्ट टाइम स्वीपर कहा या ये लोग जो मेंबरशिप लेके आए ये फर्जी है। बोले वो कैसे? हमने कहा करा लो वोटिंग। अरे आज के पास तो एचआर में से आज एक लिख दे के वोटिंग कराई जा सकती है।
अगर सारा पार्ट टाइम स्वीपर ये कह देगा कि फलानी यूनियन को, फलाने नेता को वो नेता मानता है, तो हम अपनी लड़ाई वापस लेके चले जाएंगे। अरे सर, ये डर पैदा करके, भय पैदा करके जबरदस्ती नेता बने। और वाकई में आपको नहीं मालूम, देश का कानून है ये एक आचार संहिता है कि जैसे आज हम आपसे पूछे देश की सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो आप कहोगे भारतीय जनता पार्टी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो सकता है? वो तो ये कहे कि हम तो सबसे बड़ी पार्टी है, हम ही बनेंगे प्रधानमंत्री, तो नहीं बनाया जाता ना। क्यों? क्योंकि उसको पहले लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, लोगों के वोट से जीतना पड़ेगा, फिर जब यहाँ से जीत के जाएगा तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में उसको नेता बनना पड़ेगा, तब वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसी तरीके से आचार संहिता है, 3 स्तर पे चुनाव होंगे। हम अपना ब्रांच का सेक्रेटरी चुनेंगे अपने सीक्रेट बैलेट से, हम अपने प्रदेश के पदाधिकारी चुनेंगे अपने सीक्रेट बैलेट से कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर एक से अधिक यूनियन है तो सारी यूनियन लड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आज ये एनओबीडब्ल्यू के नेता हैं, लेकिन कर्मचारियों के बीच में इनकी एक ईमानदारी की छवि है, इनकी एक जुझारू छवि है, ये संघर्ष करने वाली छवि है। आदमी इनको एज ए व्यक्ति तो पसंद करता है, एज ए यूनियन पसंद नहीं करता। ये चुनाव में अपना नामांकन करा देते हैं, हो सकता है ये आईबी वाले को हरा दे। एनओबीडब्ल्यू ने हरा पाए भले ही आईबी को, लेकिन अजय ने हरा दिया आईबी के कैंडिडेट। तो चुनाव कभी होता नहीं। नेता जितने भी बने हैं, एक नेताजी ने कल से तुम्हारे यहाँ डाल रहा है कोई गौतम राजकुमार गौतम, तो हमारा तो खुला कहना है, हम तो अगर वो आते तो आज हम बहुत स्वागत करते, हम यहाँ बैठते, उनको यहाँ बैठालते और पूछते कि सर आपकी यूनियन ने जो सबसे पुरानी यूनियन है, आज तक बैंक कर्मचारियों के हित में कौन कौन से काम किए ये आप बताओ, और आपकी असफलताओं को हम बता देते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम कानपुर से ऑनलाइन हो सकते हैं, लाइव हो सकते हैं, और लुधियाना से पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों के मसीहा लाइव हो सकते हैं, और हम दोनों लोग अपनी अपनी बात कह देते हैं। हम बता देते हैं कि हमारी एक छोटी सी यूनियन, जिसकी वो कहते हैं उनकी इतनी संख्या, हम कहते हैं हमारी तो बिल्कुल संख्या नहीं, 5 है, 10 है। 5 और 10 वाले का नाम तुम्हारी जवान पे आता है, यही सबसे बड़ी तरफ। तुम इतना हमसे डरते क्यों? उन्होंने कहा हमारे पास 82 लाख रुपया। अरे हम तो पंजाब नेशनल बैंक के, हमने लोगों को ब्रांच बता दी कि एम ब्लॉक किदोई नगर ब्रांच में मेरा खाता है, माल रोड में काम किया है, बहुत लंबे समय तक काम किया। आज आप सीबीएस पे किदोई नगर ब्रांच में डाल के कमरे चतुर्वेदी का खाता देख सकते हो ना कि कितने पैसे हैं। अच्छा, ओवी बैंकर तो खुलेआम नेट पर अपना अकाउंट नंबर डालकर मेंबर बनाता है, बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, देख लो। अरे तुम अपना खाता तो दिखा दो, हमारा खाता तो बाद में देखना। आप में से जिसने भी हमसे बात की होगी, कभी हमने क्या किसी से कहा कि पहले वी बैंकर के मेंबर बनो तब हम तुम्हारा काम करेंगे, आओ वी बैंकर में आओ, पहले वी बैंकर में आओ, नहीं कहा है ना किसी से? बिल्कुल नहीं कहा, किसी से भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अगर हम दिल जीत लेंगे, हम अपने व्यवहार से, अपने उससे, तो हम आपको परमानेंट मेंबर बनाएंगे। हम टेम्परेरी नहीं चाहते, कोई भी टेम्परेरी के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। अच्छा लगे तो आप भी बैंकर के मेंबर बनो, क्योंकि भी बैंकर का मेंबर बनने का मतलब होता है आपको भागीदार होना पड़ेगा लड़ाई में। आशीष मिश्रा नहीं, आप आशीष मिश्रा बनेंगे। और एक बात हमने हमेशा कही है कि लिखा पढ़ी से आपको कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। घमंड नहीं है, लेकिन 41 साल तक पूरी ईमानदारी के साथ ट्रेड यूनियन करते हुए, संघर्ष वाले ट्रेड यूनियन करते हुए, इसीलिए अम्बेडकर जी हमारे आदर्श हैं, क्योंकि जितनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है, आप अंदाजा नहीं ले सकते। आज आप तो शान के साथ हो,
जिस परिस्थितियों में अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया, उस परिस्थिति की कल्पना आप कर भी नहीं सकते हो। साथ बथाला नहीं, कुएं से पानी नहीं भरने देना, मंदिर में नहीं जाने देना, स्कूल में पढ़ने नहीं देना, सारी विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आके खड़ी हुई। अब उन्होंने बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी उसके सामना किया और दूसरों से ऊपर बढ़कर दिखा दिया और संविधान लिखकर दिखा दिया। ऐसे व्यक्ति को आदर्श इसलिए बनाते हैं कि चाहे जितनी झंझावात आए, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां आए, चाहे कितनी कठिन लड़ाई हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो आप जीतोगे। और एक बात जो दूसरों की ओर, जैसे हमारे सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है, इसीलिए हम फोन बंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगले की तरीके से हम बदतमीजी से तो बात कर नहीं सकते। हम तो ये नहीं कह सकते अपने लोकल वाले से पूछो, इसके वाले से पूछो। हम तो आपकी बात को पूरा सुनते हैं, आगे आगे घंटे भी बात करते हैं, चाहे कितना भी काम होगी, आप सेटिस्फाइड हो जाओ। हमारा पीटीएस फुल टाइम कब होगा? देखो बैंक का महाराष्ट्र में भी हो गया, हमारा कब होगा? 2 अगस्त को एक ऐतिहासिक घटना घट गई पंजाब नेशनल बैंक में। हमने भी उसको मूव कर सकी और उसे देखा। हम भी चाहते तो वो पांडे जी की तरीके से हम भी दिल्ली चले जाते, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि बिना किसी तैयारी के, बिना किसी अनुभव के कील ठोकने का काम जो ये करने लोग जा रहे हैं, ये कैसा है? जो लोग नहीं गए, हमारे पीटीएस भाई वो शाम को पूछ रहे थे आज क्या हुआ वहां। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ वहां, कुछ नहीं हुआ। कैसी सोच है आप? इस सोच को जरा सोचो। हम कह रहे 100 गए, 200 गए, हम संख्या पे नहीं जाते। वो जो भी गए वो बहादुर थे, दिलेर थे और हेड ऑफिस के सामने जाकर उस बड़े नेतृत्व को चुनौती दिया है पहली बार इतिहास में, जिसके बारे में कहा जाता है उसके बगैर कुछ नहीं होगा, जबकि सब कुछ उसके बगैर होता है। आप लोगों को बड़ा गलतफहमी है। मैनेजमेंट का दलाल है, बैंक में ट्रांसफर होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ प्रमोशन होंगे ही होंगे। उसको मैनेजमेंट बता देती है, ए भाई हम इतने अफसर बनाने वाले हैं, इतने चपरासी से क्लर्क बनाने वाले, उसको शाम को एक चिट्ठी निकाल देनी है। आप सवाल अगर आप पूछ लोगे तो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। आया पिछली बार आरटीआई में आया कि 8000 लोग क्लर्कों में रिटायर हो गए या उनकी डेथ हो गई या प्रमोट हो गए। वैकेंसी निकली 2000, 8000 के मुकाबले में 2000। ये कौन सा मैन पावर डेवलपमेंट हो रहा है? अगर आपकी ब्रांच से एक भी आदमी की संख्या कम की जाती है तो कानून है कि 21 कैलेंडर डेज का नोटिस देना पड़ेगा कि कर्मचारी की संख्या कम क्यों हो रही है। बिना नोटिस दिए हुए पूरे कर्मचारियों को, क्या भाई टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ गया कि अब कोई अच्छा वाला कंप्यूटर लग गया, अब क्या हो गया? जब ये बताया जाता है तब संख्या कम हो सकती है। आप देख लो धीमे 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 कर्मचारियों की संख्या कम पर कम हो गई। ब्रांच से ब्रांचों का मर्ज हो रहा है। एक अभी आपके यहीं पे पठानकोट का एक रोहित नाम का लड़का डिसमिस किया गया है। कितनी दर्दनाक कहानी है। पठानकोट का रहने वाला, मॉडल टाउन पठानकोट की ब्रांच में उसने पहले 2 साल टेम्परेरी काम किया। कोई एक चपरासी महिला थी जो साहब लोगों की खास रही होंगी, उनकी लड़की को उसकी जगह लगा दिया और उसको संगरूर में पोस्टिंग दे दी। आप सब लोग जानते हैं, इतना तो सब लोग जानते हैं, जब वैकेंसी निकलती है तो ये लिखा होता है ना कि पीटीएस को उसी जिले का रहने वाला होना चाहिए जी। तो गलत अपॉइंटमेंट हुआ कि नहीं हुआ पठानकोट वाले का संगरूर में जी। अब वो जाता था ट्रेन से एमएसटी बनवा के, कोविड आ गया तो बस में 60 रुपए एक तरफ का किराया, दोनों तरफ का मिला हो तो 120 रुपया आता है, 6000 रुपया तनख्वाह है। वो बैंक नहीं दिया तो उसको बैंक में ना आने की वजह से ना एब्सेंट करके नौकरी से निकाल दिया।
ये आप हमको आपको उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए क्या आज की डेट में? चाहिए। और आप उससे हमसे नहीं उससे बात करिएगा। अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चे के साथ नेताजी के घर गया, लुधियाना गया, पैरों को पकड़ के बैठ गया कि हमारी इंक्वायरी करने के लिए तो कोई एक आध नेता दे दो, वहां के लोकल नेता को। उसको एक डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं दिया। आधे पन्ने की जांच की रिपोर्ट आई है, कुल आधे पन्ने की। इतनी शर्मनाक स्थिति है, तो हम कैसे कहें कि पंजाब नेशनल बैंक में कोई यूनियन है, कोई धारक बनाने वाला है? कोई आपसे ये पूछता है कि भाई तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर इतना भी कोई पूछने आ जाए या टेलीफोन पे ही पूछ लिया करे, साल में एक बार पूछ लेते हो सब कुछ ठीक है, ये भी नहीं पूछते ना। ये रुपया कहाँ जा रहा है जो 20 रुपया 30 रुपया ले रहे हो? अजय भाई से पूछ लो। अजय भाई से हमारी जो बातचीत हुई, हमने कहा अरे आप कहाँ इतने बड़ा इतना कहाँ हमारा भी बैंक का खर्चा कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा है, मेंबर का पैसा है। हम क्या उसको एक बढ़िया होटल में मीटिंग में बढ़िया खाना खा के उसको लुटा दें? हमको तो यहाँ भी खराब लग रहा है। हम तो पार्कों में मीटिंग करते हैं, हम धर्मशाला में मीटिंग करते हैं। हमको इस बात का शौक नहीं है कि यहाँ पंप एंड शो होना चाहिए जैसा उनका, क्योंकि ये मेंबर का पैसा है। आप 30,000 या 50,000 रुपए एक मीटिंग से बचाते हो तो एक रिट लगा सकते हो, एक किसी आदमी की लड़ाई को लड़ सकते हो। 5 मिनट में खा पी के बराबर किया और ताली बजवा के चले गए, इससे क्या फायदा? ये ट्रेड यूनियन थोड़ी होती है। तो इन शब्दों के साथ हम आज आपने एक नए इतिहास की इबारत को लिखने की ओर कदम बढ़ाए। हम और बड़ी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इतनी बात कह सकते